ओके, सो अभी लास्ट क्लास में आप लोगों को पूरा ग्लाइकोलाइसिस का कॉन्सेप्ट समझाया गया और जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस का पूरा डिटेल में मैकेनिज्म क्या है और उसको रेगुलेट करने वाले कौन-कौन से स्टेप्स हैं, कौन-कौन से एंजाइम्स हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी पायरुवेट आपका ग्लाइकोलाइसिस के एज अ एंड प्रोडक्ट के रूप में बना है, वो फाइनली फर्दर अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में जाना है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, कैसे वो पायरुवेट पहले स्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, वहाँ के लिए जो एंजाइम्स है उसका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है। देन आफ्टर आपका स्टाइल कोएंजाइम ए जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के इंटर करेगा जहाँ पे टीसीए साइकिल चलेगी। सो बेसिकली अब इस क्लास में हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। अभी तक जो चीज़ आपने पढ़ा वो कॉमन था सबके लिए, दैट इज़ द ग्लाइकोलाइसिस, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों काइंड के ऑर्गेन्स के लिए वो क्या था, कॉमन था। बट अब यहाँ से जो आपका पायरुवेट बना है उस पायरुवेट का जो फर्दर आगे प्रोसेस होगा जिसके थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा जो कि आपका टीसीए साइकिल में इंटर करेगा, वो अब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मतलब यहाँ से अब जो चीज़ें होंगी ऑक्सीजन डिपेंडेंट वाली प्रोसेस चलना स्टार्ट होगी। तो टीसीए साइकिल का इनिशियल जो कंपाउंड होता है दैट इज़ द एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो आपका फॉर्म होता है कहाँ से, दैट इज द जो भी ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट आपका बना था पायरुविक एसिड जिसे आप पायरुवेट बोलते हैं, उसके डीकार्बोक्सिलेशन से प्रोसेस के थ्रू आपका बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ से आपके सवाल कई बार आते हैं उस एंजाइम को लेकर के, जो एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है फ्रॉम द पायरुविक एसिड से, जिसको आप पीडीएच के नाम से जानते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम के सब यूनिट से, इस एंजाइम के कोफैक्टर से, उनके फंक्शन से, इनके इम्पोर्टेंस से, इनके लोकेशन से, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की हम लोग क्लास में यही देखेंगे कि स्टाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो कौन कौन से एंजाइम्स के पार्ट हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं। तो पायरुवेट पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज टू स्टाइल कोएंजाइम ए एंड CO2। तो जो पायरुविक एसिड आपका साइटोप्लाज्म में बना हुआ है एज अ ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में, अब वो पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज होगा किसमें, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड में और स्टाइल कोएंजाइम ए में। ये स्टाइल कोएंजाइम ए क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आज की क्लास में ये आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ओके, अभी कोई क्लास में मेरे ख्याल से जुड़ना चाह रहा है, अमित कुमार। ओके, the overall reaction catalyzed by the pyruvate dehydrogenase complex is an oxidative decarboxylation। ये बड़ा अच्छा काइंड का रिएक्शंस का मिक्सचर है। जनरली आपका ये दोनों चीज़ें एक साथ में देखने को नहीं मिलती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशंस का मतलब होता है दैट इज द CO2 मॉलिक्यूल्स का निकलना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव हो रहा है, मतलब ऑक्सीजेशन ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस हो रही है उसके थ्रू आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, दैट इज द CO2 का निकलना हो रहा है। तो ये जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए और CO2 का बनना हो रहा है, उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को जो कटलाइज करता है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको आप शॉर्ट में PDH के नाम से भी जानते हैं। ये एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस एंजाइम के सब यूनिट और इस एंजाइम के को फैक्टर से एग्जाम्स में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। An irreversible oxidation process in which the carboxyl group is removed from the pyruvate as a molecule of CO2। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपका पायरुविक एसिड का प्रोसेस होती है डीकार्बोक्सिलेशन का, तो वहाँ पे CO2 जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कौन से कार्बन से आता है। तो आपने देखा था कि पायरुविक एसिड में बेसिकली आपके दो तरीके के क्या हैं, तीन तरीके के कार्बन हैं। एक तो कार्बन आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला है। एक कार्बन आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप वाला है। और एक कार्बन क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप वाला है, जिसका कि आपने देखा भी था कि कौन कौन से ग्लूकोज के कार्बन से आया हुआ है। तो जो CO2 मॉलिक्यूल्स का मतलब ये पायरुविक एसिड का मीन्स पायरुवेट का, यहाँ पे जो स्टाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइम के बनने के बाद ये वाला आपका जो मॉलिक्यूल्स होगा वो मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, निकल जाता है एज ए CO2 के फॉर्म में इस रिएक्शन में। तो ज़रा जल्दी से बता दीजिए कि ये आपके ग्लूकोज के कौन से कार्बन से आया हुआ था कार्बन, जो कि ये वाला है। अभी आज से क्लास में आप लोगों को बताया हूँ, जल्दी बताइए। हाँ जी, कार कार हाँ, ले
पहला पहला वाला कार्बन जो होगा 3 4 से आएगा, दूसरा वाला कार्बन जो होगा 5 2 से आएगा, और ये वाला आपका 6 1 से आएगा। ठीक है, सॉरी ये 4/3। ये जो क्या मतलब, नहीं नहीं, पीडीएफ आपके पास है, आप खोल के देखिए। नहीं नहीं, आप देखिए देखिए उसको देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी खोल के देखिए, आपको ऊपर वाला। हाँ, दिखा। हम्म। हाँ जी। हाँ, इसको आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, और यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि ये जो जैसे ये CO2 मॉलिक्यूल्स आपका ये निकला है ना, तो ये CO2 मॉलिक्यूल्स का सोर्स क्या है? कार्बन, ग्लूकोज के कौन से कार्बन का CO2 आया है? तो यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं 3 4 से, 5 2 से, 6 1 से, इस तरीके से। तो एसिटाइल को एंजाइम, आपको जैसे भी याद रखना है आप याद कर लीजिए, लेकिन सही सीक्वेंस आपका इसका यही है कि या तो ये कार्बन जो होगा चौथा या तीसरा नंबर कार्बन का है, और ये वाला जो कार्बन है पांचवा दूसरा है, ये वाला कार्बन जो है पहला, और छठवां है ग्लूकोज का। ये जो कार्बन की लिस्ट आपको दिखाई जा रही है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के हैं, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के इस वाले कार्बन से ये आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन है, और ये आपका क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। और ये आपका मिथाइल कार्बन है। तो आपके एग्जाम में ना ऐसे स्ट्रक्चर नहीं देता है, सिर्फ ऐसे ही पूछता है ये नाम दे करके, कि पायरुविक एसिड का कार्बोजिल का कार्बन अगर एज CO2 के फॉर्म में निकल रहा है तो वो कौन से कार्बन का होगा, या अगर आपका कार्बोनिल कार्बन अगर आपका जा रहा है तो कौन से कार्बन से आया होगा, मिथाइल कार्बन होगा कौन से कार्बन से आया होगा, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो इनको इनको इस तरीके से आप याद रखिए कि ये जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड बना है, वो 3 कार्बन के जो सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट के, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, वो कौन कौन से कार्बन से आए हैं, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनने के टाइम पे पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। वो जो CO2 मॉलिक्यूल्स है अब आपका कहाँ से निकलेगा, दैट इज द कार्बोक्सिल वाले कार्बन से। ये सवाल आपसे पूछा जाता है रेडियो लेबलिंग करके। कैसे? रेडियो लेबलिंग करके पूछा जाता है आपसे कि अगर मान लीजिए आपने ग्लूकोज के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें सभी को क्या किया, रेडियो लेबल कर दिया है, मतलब आइसोटोपिंग कर दिया है। तो आपका जो ये CO2 मॉलिक्यूल से निकल रहा है, इस CO2 मॉलिक्यूल में जो कार्बन आएगा वो कौन कौन सा कार्बन होगा रेडियो लेबल्ड वाला, इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपने इस वाले कार्बन को रेडियो लेवलिंग कर दिया है। और अगर आप फर्दर देख रहे हैं कि स्टाइल कोएंजाइम ए से जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे जो CO2 निकल रहा है, तो उस CO2 को अगर एस्टिमेट किया जाएगा तो वो CO2 में जो कार्बन है उस कार्बन पे लेवलिंग आएगी या नहीं आएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ वो कार्बन कौन से कार्बन से जा रहा है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। और हाँ, बिल्कुल।
जी हाँ, ये सवाल आपका रेडी ये सीएसआईआर में 2013 से लेकर के 2016 तक लगातार क्वेश्चंस ये दिया, मतलब बहुत फेवरेट टॉपिक बन गया था ये रेडियो लेवलिंग वाला। तो उस टाइम पे जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे उनके दिमाग में थोड़ा-सा घबराहट पैदा हो गई कि सीएसआईआर सवाल कहाँ से बनाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब फिर जब चीज़ें नॉर्मल हो गई तभी सवाल नहीं पूछता, क्योंकि अब सबको समझ में आ चुका है कि हाँ, क्या है, क्या नहीं है। और इसका अगर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, तो लेनिंजर में बहुत अच्छे तरीके से कलर डायग्राम में समझा करके दिया हुआ है, तो आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल और मिथाइल, इन तीनों के कार्बन का सोर्स। और अगर यहाँ पे रेडियो लेबलिंग करके इस तरीके से अगर आपसे कंपाउंड देगा कि हाँ यहाँ पर अगर ये बन रहा है तो कौन सा कार्बन आपका यहाँ पे आएगा, चाहे कलर दे सकता है चाहे नंबरिंग दे सकता है, तो आपको उसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। ओके। सो यहाँ पर आपको बताया गया कि ये जो प्रोसेस होगी वो इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ओ से आपका CO2 मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, निकलेगा, और उसके बाद वहाँ पे स्टाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा। द टू रिमेनिंग कार्बन बिकम द स्टाइल ग्रुप ऑफ स्टाइल कोएंजाइम ए। तो 3 कार्बन का कंपाउंड था आपका पायरुवेट, जहाँ पर एक कार्बन एज ए CO2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्या हुआ, रिलीज हो गया। बाकी आपके दो कार्बन जो बनेंगे वो स्टाइल ग्रुप बन जाएंगे किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। तो स्टाइल कोएंजाइम ए में कार्बन की संख्या कितनी है, 2। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ अ कार्बन इन स्टाइल कोएंजाइम ए। तो मोस्ट ऑफ टाइम पे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को समझ में रहता है कि हाँ पायरुवेट से इसका फॉर्मेशन हुआ रहता है, और पायरुवेट में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 3 होते हैं, दैट इज वाई 3 लगा करके चले जाते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक CO2 मॉलिक्यूल्स आपका एज ए कार्बन के रूप में क्या हुआ है, निकल गया है। दैट इज वाई ये 2 कार्बन का क्या है, कंपाउंड है स्टाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पे आप वो रिएक्शन देख सकते हैं जिसकी मैं बात अभी कर रहा था। ये आपका पायरुवेट है जो कि ग्लाइकोलाइसिस से आया हुआ है। ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, और ये आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो इस वाले ग्रुप का पूरा क्या हो रहा है, आपका CO2 के फॉर्म में यहाँ पे निकलना हो रहा है। ये कलर में दे दिया है कि ये वाला कार्बन आपका यहाँ पर आ गया। तो अब आपका ये 2 कार्बन का कंपाउंड बचेगा, ये आपका कार्बोनिल वाला कार्बन, और ये आपका जो है मिथाइल वाला कार्बन। यहाँ पे आपका थायोसल्फेट ग्रुप से कोएंजाइम ए क्या हुआ, जुड़ गया, तो इसको आप बोलते हैं स्टाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि NADP से मतलब NAD+ से आपका क्या हो रहा है, दैट इज NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चूंकि जैसा कि आपको पता है कि पायरुविक एसिड 2 बनता है, तो दैट इज भाई यहाँ पे 2 बार आपकी साइकिल चलेगी, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ATP कितना बनेगा, NADH जो बनेगा वो आपका 2 बनेगा। तो पायरुविक एसिड का एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्जन होने से 2 NADH का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब ये स्टाइल कोएंजाइम ए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जो TCA साइकिल चलती है वहाँ पे क्या करेगा, एंट्री करेगा, मतलब उसके अंदर में चला जाएगा, और अब प्रोसेस क्या होगी, TCA साइकिल की आगे कंटिन्यू होगी। इसके लिए यहाँ पे लगने वाला जो एंजाइम है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये अपने आप में खुद एक CSIR के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इनके सब यूनिट से, इनके को फैक्टर से, इनके फंक्शंस को लेकर के। तो जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का 3 सब टाइप है, E1, E2 एंड E3। तो ये 3 डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स हैं इनके, और इनको पूरे एक कॉम्प्लेक्स को काम करने के लिए 5 डिफरेंट टाइप के को एंजाइम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो पाँचों कौन-कौन से होंगे, इनको आगे हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो रिएक्शंस होगी वो ट्वाइस चलती है, मतलब 2 बार चलती है, क्योंकि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो अभी आपको जो ये रिएक्शन दिखाया गया है उसकी स्टाइकोमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 टाइम्स पायरुवेट होगा, तो 2 टाइम्स आपके ये होंगे, 2 टाइम्स आपका ये होगा, और बाकी आपका 2 क्या होगा, आपका NADH का भी फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल्स आपके बनेंगे वो 2 बनेंगे। तो एसिटाइल कोएंजाइम क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो TCA साइकिल भी आपकी क्या होगी, 1 राउंड के बजाय 2 राउंड चलेगी, मतलब एक मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, लेकिन वो राउंड आपको 2 बार चलाना होता है, तब जा करके आप ATP का पूरा नंबर ऑफ ATP जो जनरेट होती है उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। तो पायरुवेट के बाद जितना भी प्रोसेस आपका चलेगा उन सब में आपका 2 का मल्टीप्लिकेशन करते रहना होगा, क्योंकि 2 कंपाउंड आपके वहाँ पे बनते हैं। सो द NADH फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शंस गिव अप अ हाइड्राइड आयन। इस रिएक्शंस में जो NADH का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या करता है, हाइड्राइड आयन को देता है। हाइड्राइड आयन का मतलब होता है इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाया जाता है एक्स्ट्रा, और जो कि रेस्पिरेटरी चेन में क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब कि रेस्पिरेटरी है चेन में जाकर के इलेक्ट्रॉन को कैरी आउट करेगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट करता है, और हाइड्रोजन का पोटेंशियल जनरेट करता है। तो जैसा कि आपने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे मान लीजिए आपका ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे आपका पूरा क्या होता है,
एक तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। जब वही पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका लीक आउट होता है तो यहाँ पे एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होती है। तो ये जो आपका एन है, इस एन की वजह से हाइड्राइड आयन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये हाइड्राइड आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैरी आउट करेगा, कैरीज टू इलेक्ट्रॉन्स टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए मतलब ट्रांसफर करेगा दो इलेक्ट्रॉन, या अगर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो वहाँ पे जो एक्सेप्टर होगा लाइक एज नाइट्रेट या सल्फेट, वहाँ पे जाकर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। तो एक तरीके से आप ये बता सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी चैन में इलेक्ट्रॉन जो आपका मूव ऑन कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का अल्टीमेटली जो सोर्स है वो क्या है, एन है। तो एन ने क्या दिया, हाइड्राइड आयन दिया, और ये हाइड्राइड आयन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, जैसे लाइक है तो ऑक्सीजन, पूरे रेस्पिरेटरी चैन में आपका ऑक्सीजन क्या है, सबसे लास्ट का मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीव करता है। तो उसको आप टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिसीवर या टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों वो जाके कहाँ पे मिलेंगे, दैट इज ऑक्सीजन के साथ में, और वो आपका बनाएंगे क्या, दैट इज द H2O मॉलिक्यूल्स। और अगर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पे एक्सेप्टर क्या होंगे, नाइट्रेट होंगे एंड सल्फेट होंगे। ये दोनों केस में है। तो आपका ये NADS जो होगा, हाइड्राइड आयन को प्रोड्यूस करने का क्या करता है, काम करता है। सो देखते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या चीज़ों से मिलकर के ये बना हुआ है, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The combined dehydrogenation and decarboxylation of a pyruvate to the acetyl co group of acetyl coenzyme require three different enzyme and five different coenzyme और prosthetic group। आपको बताया गया कि इस पायरुविक एसिड का जब एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस ऐसा करने के लिए ये जो प्रोसेस हो रही है, डीहाइड्रोजनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहले इन दोनों का मतलब आप समझ लीजिए। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन होना। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है H2 मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होना ऊपर की तरफ। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होना। तो ये दोनों प्रोसेस आपके क्या हो रहे हैं, साथ साथ में चलते हैं, और दोनों प्रोसेस करने के लिए क्या है आपका, दैट इज द डीहाइड्रोजिनेज होता है। तो डीहाइड्रोजिनेज का मतलब हुआ दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होना, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 मॉलिक्यूल्स का निकलना। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए को बनाने के लिए जिस एंजाइम को रिक्वायरमेंट है, उस एंजाइम का बेसिकली आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे थ्री डिफरेंट क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और फाइव डिफरेंट क्या होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं। तो कौन कौन से वो को एंजाइम्स हैं, कौन कौन से वो आपके एंजाइम्स हैं, इनसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो PDS रिक्वायर्स फाइव को एंजाइम। नंबर पहला, थाइमिन पायरोफॉस्फेट TPP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD कोएंजाइम ए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD एंड लाइपोएट। ये पांच आपके क्या हैं, कोएंजाइम्स होते हैं जो कि PDS एंजाइम को काम करने के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो इन एंजाइम्स का जो को एंजाइम्स हैं, इनको लेकर के सवाल आपसे बनता है कि हाँ इनका क्या क्या नाम होता है, मतलब कौन कौन से को एंजाइम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं PDS में, और जो कि उसको कॉम्प्लेक्स को पूरा कंप्लीट क्या करते हैं, बनाते हैं। और तब जाकर के आपका ये एंजाइम जो होगा वो काम करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो एंजाइम है वो बेसिकली अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या है, मॉलिक्यूल मतलब एंजाइम है। क्योंकि इसको काम करने के लिए मतलब ये जो है आपका खुद में तीन डिफरेंट टाइप के सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, और इसको काम करने के लिए पांच डिफरेंट टाइप के आपके को एंजाइम की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स वाला क्या है, स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का जो कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो इसके बारे में काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं कि ये क्या होता है, और कितने पार्ट इसके होते हैं, कितने कोएंजाइम्स होते हैं, कितने आपके इसके सब यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि तीन डिफरेंट क्या है आपके इसके पास सब यूनिट हैं, फाइव क्या है आपका डिफरेंट कोएंजाइम्स हैं। एक सिंपल सा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, अभी इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ। ये पायरुविक एसिड का एसिटाइल को एंजाइम ए में जो कन्वर्जन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या न्यूक्लियस में, कहाँ पे हो रहा है?
हाँ जी। कितने लोगों ने साइटोप्लाज्म आंसर दिया है? अच्छा, कहीं आप लोगों ने पढ़ा या अभी आपको जो पढ़ के समझ में आया इस क्लास से इसकी बेसिस पे आप बता रही हैं? टीसीए साइकिल के लिए जाएगा, टीसीए साइकिल के लिए जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर बना हुआ है। टीसीए साइकिल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है जो आपका टीसीए साइकिल, उसके लिए वो जाएगा। मैंने ये नहीं बताया कि आपको ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। ये 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 पूरा। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा अभी आप, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, मुझे लगा कि अभी ये यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। ये जो बाकी लोगों ने जो आंसर दिया, ये लोग केवीएस के टाइम पे पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर था इनका कॉन्सेप्ट। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो पूरी साइटोप्लाज्म में चलेगी। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो आपका पायरुवेट बन रहा है, ये पायरुवेट आपका साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वहाँ पे इसका क्या होता है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 पार्ट हैं जहाँ पे आपका पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। एक तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है और दूसरा आपका होता है मैट्रिक्स। अभी आगे आपको फिगर दिखेगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होती है वो बेसिकली आपका साइट है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनने का और टीसीए साइकिल के भी चलने का। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम है वो उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो आप क्या आंसर बताएंगे? या आपसे पूछा जाएगा कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, तब क्या आंसर बताएंगे? तो दोनों के लिए आंसर आपके पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पीडीएस जो है वो आपका दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया का एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाने वाला एंजाइम है। पायरुविक एसिड से स्टाइल कोएंजाइम ए का जो बनना है, ये प्रोसेस भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। जी हाँ, मतलब ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। एक बार साइटोप्लाज्म में आपका पायरुविक एसिड बन गया तो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा सेल है। अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो प्रोकैरियोटिक के केस में बेसिकली वही साइटोसॉल में ही चलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर क्या करेगा, मतलब चला जाता है। तो पायरुविक एसिड जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहले एंट्री कर जाएगा, देन उसके बाद वहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होगा वो जाकर के उस पर क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है। हम्म। अभी किसी को दिक्कत है कुछ, मतलब अभी भी कोई किसी को डाउट है? तो कहाँ चलेगा प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में। और पीडीएस पीडीएस की लोकेशन कहाँ पे होगी, मतलब कहाँ पे पाया जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में हो रहा है। अभी क्लियर है? चलिए। तो मतलब अगर ये सवाल आता तो यहाँ पे गलती हो सकती थी शायद, मेरे ख्याल से साइटोप्लाज्म लगा करके चले आते आप लोग। तो सिर्फ आपको अब अच्छे तरीके से समझ में ये क्लियर कर लेना है कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है पूरा का पूरा वो इंटायरली टोटली आपका कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। उसके बाद का सारा प्रोसेस क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 साइट्स हैं जहाँ पे ये रिएक्शंस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की आप बात करेंगे ईटीएस का, तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। जबकि टीसीए साइकिल की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है, राइट? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली पायरुविक एसिड के कन्वर्जन का भी साइट है। साथ साथ जब वो आपका स्टाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा तो वहाँ पे टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व होने के लिए भी वो आपका स्पेस है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अभी आगे बढ़ें। ओके। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से इस पीडीएच एंजाइम को काम करने के लिए 5 जो है वो कोफैक्टर चाहिए हैं, और इन पाँचों कोफैक्टर का नाम आपने यहाँ पे देख लिया। तो इनसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट है।
और कभी-कभी इनसे इनका नाम दे करके या इनके कॉम्बिनेशंस को दे करके आपसे पूछा जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो पीडीएस को लेकर के एक सवाल आता है, किसी भी तरीके से सवाल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे स्टाइल कोंजाइम ए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा आपको दिखाई देता है और क्या-क्या पार्ट यहाँ पे बने हुए होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, पहले आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसको आप बोलते हैं एडीपी। क्या बोलते हैं? एडीपी। चूँकि यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे आपका 2 फॉस्फेट है, इसलिए दैट इज़ द एडेनिन डाइफॉस्फेट के नाम से आप इसको जानते हैं। 3 राइबोस फॉस्फेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस एडेनिन से मतलब एडीपी मॉलिक्यूल से पैंथोथेनिक एसिड, जो कि आपका विटामिन बी5 के नाम से भी जाना जाता है, ये कंपाउंड यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। तो फॉस्फेट और इसका आपका ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में आपका जो बॉन्ड बनता है उसको आप बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इसके साथ में जुड़ता है। फिर पैंथोनिक एसिड का ये वाला जो टर्मिनल है बीटा मर्केप्टो इथालाइन इथाइल अमाइन के साथ में क्या करता है, जुड़ता है और यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड होता है ये वाला बॉन्ड होता है आपका अमाइड बॉन्ड। ये आपका बीटा मर्केप्टो इथाइल अमीन जो ग्रुप होगा वो बेसिकली आपका एक थायोल ग्रुप कंटेन करता है, जो कि फर्दर चल करके आपका काम करेगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं कोएंजाइम ए। और उसी कोएंजाइम ए में जब 2 कार्बन का कंपाउंड आपका मिल जाता है जिसको आप बोलते हैं एसिटाइल, दैट इज़ CH3C डबल बॉन्ड O। और इसी ग्रुप से आपका क्या होगा, ये कोएंजाइम जुड़ जाता है, दैट इज़ SCOA। ये S जो आया है आपका यहाँ से है, जो कि थायरोइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और कोएंजाइम ए पूरे इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो कभी-कभी आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि कोएंजाइम के पार्ट क्या-क्या होते हैं या कोएंजाइम किन-किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कोएंजाइम में क्या-क्या है। एडीपी है, इसके बाद आपका है पेंटोथेनिक एसिड है और इसके बाद आपका क्या है, बीटा मर्केटोइथाइल अमीन है। ये 3 कंपोनेंट हैं। तो आपका एडीपी से पेंटोथेनिक एसिड के बीच का जो बॉन्ड होगा उसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। और बीटा मर्केप्टोइथाइल अमाइन से आपका पेंटोथेनिक एसिड से जो बॉन्ड होगा उसे अमाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो 2 तरीके का लिंकेज आपको यहाँ पे पाया जाता है और दोनों ही मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करने वाले मॉलिक्यूल को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका कोएंजाइम का। और उसमें जब आपका ये एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है, ये वाला, इस ग्रुप को आप बोलते हैं दैट इज एसिटाइल ग्रुप, जो कि आपका पायरुविक एसिड से आया है। तो इसका नाम हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए का, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से कौन-कौन से इसके पार्ट हैं और किसके-किसके बीच में क्या-क्या बॉन्ड आपका जुड़ा हुआ है। तो आपसे एसिटाइल कोएंजाइम ए को लेकर के 2-3 सवाल बनते हैं। नंबर पहला, एसिटाइल कोएंजाइम क्या है? राइट, तो आप इसको बताते हैं कि हाँ, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि टीसीएस साइकिल का एज अ इनिशियल कंपाउंड के रूप में क्या करता है, काम करता है। और जिसका फॉर्मेशन पायरुवेट का मतलब पायरुविक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए का बनना किस टाइप का रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन टाइप का रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन टाइप का रिएक्शन है, डिहाइड्रोजन टाइप का रिएक्शन है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कि बेसिकली पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में फॉर्मेशन होना डिहाइड्रोजनेशन डीकार्बोक्सिलेशन काइंड का क्या है, रिएक्शन है। और यहाँ पे जो आपका डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो ऑक्सीडेटिव। तो कंबाइंड टर्म निकल कर क्या आएगा, डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन काइंड ऑफ रिएक्शन है एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन फ्रॉम द पायरुविक एसिड। इसका नेचर अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आप देख रहे थे एसिटाइल कोएंजाइम ए के स्ट्रक्चर्स के बारे में, जहाँ पर आपने देखा कि एडीपी और पेंटोथेनिक एसिड और बीटा मर्केटोथाइलमीन, ये तीन कंपाउंड आपके मिल करके बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम का क्या करते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर कोएंजाइम का है पूरा का पूरा। और इसमें जो आपका ये ग्रुप जुड़ जाएगा एसिटाइल वाला, तो उसको आप एसिटाइल कोएंजाइम ए के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीडीएच का जो कॉम्प्लेक्स है वो 3 डिफरेंट एंजाइम को कंटेन करता है, या इसके सब यूनिट आप बोल सकते हैं कि करता है। तो पहला है दैट इज़ E1 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा है डाई हाइड्रोलाइपोलिल
ट्रांस एसिटाइलेज E2 इसको बोलते हैं, डाई हाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजनेसी E3 बोलते हैं। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि पीडीएस का पीडीएस के पास क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कौन सा इसमें से नहीं है, कौन सा इसमें से है, यही सवाल आपसे पूछा जाता है। अगर इनके बारे में कुछ कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, जैसे लाइक एज कि इनका यूनिट कितनी होती है और इनके पास कोफैक्टर्स कितने, मतलब कौन से होते हैं, ये सारे एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपका जो होता है टीपीपी आपका कोफैक्टर का काम करता है, जिसका नाम आपने जाना था, थायरोन पायरोफॉस्फेट। और ये बेसिकली क्या होता है, इसके पास नंबर ऑफ जो सब यूनिट्स होते हैं वो 24 सब यूनिट से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है इस एक एंजाइम। बाकी आपका जो दूसरा वाला रिएक्शंस होता है, इसके लिए लाइपिक एसिड मतलब लाइपोलेट जिसे आपने बोला था, और कोएंजाइम ए दोनों क्या होते हैं, मतलब लाइपिक एसिड लाइपोइक माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। नहीं 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 नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले लगभग 200 एंजाइम्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो आपके न्यूक्लियस के डीएनए जो होता है, मतलब आपका न्यूक्लियर वाला जो डीएनए है उससे इनकोड किए जाते हैं। और इनका होने के बाद तब जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनते हैं। ये सब क्या है, एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ से होगी, डीएनए से। ये बात अलग है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले 40 एंजाइम जो मतलब 40 टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं, वो लगभग आपके माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जो डीएनए होता है उससे इनकोड किए जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, वो आपका न्यूक्लियर डीएनए से कोड किया जाता है। तो ये सारे जो एंजाइम्स हैं, इनका लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। सिंथेसिस न्यूक्लियर डीएनए से साइटोप्लाज्म में होता है, इनकी जाकर के फिर असेंबली वहाँ पे होती है। हाँ, जैसे बाकी सारे प्रोटीन्स का सब सेल्स में जाना होता है। अगर अभी आप प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं उनको, हाँ, तभी दिक्कत है। तो अभी आके आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाएँगे तो वहाँ पे पता चलेगा आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से ये डिसाइड होता है कि कौन-सी प्रोटीन को कहाँ पे जाना है। न्यूक्लियस में जाएगा, साइटोप्लाज़्म में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी में ही रहेगा। ये सारा चीज़ डिसाइडेड होता है, और ये सिग्नलिंग के थ्रू होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से कि क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं। इनका लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियर डीएनए से। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इनका जो को-फैक्टर है वो बेसिकली क्या है, टीपीपी है, और इनके लिए को-फैक्टर क्या है, लाइपोइक एसिड और स्टाइल कोएंजाइम ए होता है। ये 24 डिफरेंट टाइप के सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। इनका भी डिफरेंट यूनिट क्या होता है, 24 होता है। और इसके बाद तीसरा वाला जो एंजाइम्स होता है उनका, उनके लिए जो को-फैक्टर है वो क्या-क्या है आपका, NAD+ और इसके बाद FAD। ये आपके क्या होते हैं, इनके को-फैक्टर्स होते हैं। इनकी नंबर ऑफ यूनिट कितनी होती है, 12 होती है। तो मतलब ये ऊपर वाले मतलब E1 और E2 जो होते हैं हैवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द E3 वाले के। तो ये इनके क्या हैं, सब यूनिट्स हैं किसके, पीडीएस के। इनके फंक्शंस को लेकर के भी सवाल पूछा जाता है कि ये इंडिविजुअल फंक्शंस क्या-क्या परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका E1 जो होता है वो डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का काम करने करने करता है। मतलब कि ये आपके पायरुविक एसिड से CO2 मॉलिक्यूल्स को निकालने का काम करेगा और उसका ऑक्सीडेशन करने का काम करेगा, पहला वाला। E1 का मेन काम होता है डीकार्बोक्सिलेशन करना, मतलब कार्बोहाइड्रेट अरे उस पायरुविक एसिड से आपका CO2 मॉलिक्यूल्स को निकालने का क्या करना, काम करना, डीकार्बोक्सिलेशन। दूसरा वाला जो ET वाला मॉलिक्यूल्स होता है उसका काम होता है कैटालाइज़ करता है ट्रांसफ़र ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए का, मतलब कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है उसको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करेगा, E2 करेगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का ट्रांसफ़र किस टाइप के कौन से पार्ट या कौन से सब यूनिट ऑफ पीडीएच वाले ग्रुप से होता है। तो E1 E2 एंड E3 तरीके से दिया रहता है। ओके, तो इनके फंक्शंस को लेकर के भी सवाल पूछे जाते हैं कभी-कभी, आप इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तीसरे वाले का फंक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका काम होता है कि जो भी प्रोसेस ऑक्सीडेशंस की हो चुकी है उसको फिर से क्या करेगा, रीऑक्सीडाइज़ करने का काम करता है। जैसे आपका अभी आपने आगे पीछे देखा था कि लाइपो-8 या लाइपोलेट जो है वो कोएंजाइम्स होते हैं, तो उनको रीऑक्सीडाइज़ करने का क्या करता है, करने का काम करेगा।
तो इम्पोर्टेंट जो रोल है आपका वो 2 ऊपर वाले का है, दैट इज़ E1 का और E2 का, जहाँ पे E1 क्या करता है डीकार्बोक्सिलेशन करता है और E2 आपका बेसिकली क्या करेगा ट्रांसफ़र करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का। तो यहाँ पे नाम भी देखिए दे रखा है दैट इज़ द ट्रांस एसिटाइलेज। तो एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले का मतलब ट्रांसफ़र करने वाले ग्रुप को आप ट्रांस एसिटाइलेज बोलते हैं। डिहाइड्रोजनेज है तो मतलब बेसिकली ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है किसका पायरुविक एसिड का। तो पीडीएस को लेकर के कई सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अभी बन जानी चाहिए, उसके सब यूनिट्स को लेकर के और उसके कोफैक्टर्स को लेकर के। तो 5 कोफैक्टर्स हैं, 3 सब यूनिट्स हैं। क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, मतलब एरोबिक कंडीशन में हो रहा है। जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नाम सुना है? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो आपका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो एरोबिक कंडीशंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाली काम में हो रही है। यहाँ पे आपको पीडीएच का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। ये जो आपकी येलो वाली यूनिट्स हैं वो दिखाती हैं किनको, E1 को मतलब फर्स्ट पार्ट को। ग्रीन वाला जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है वो E2 का है, दैट मीन्स सेकंड पार्ट को। और ये जो हल्का स्लाइटली ब्राउन रेड करके है वो आपका किसका है, E3 का है। तो ये इनके तीनों कंपोनेंट्स हैं। तीनों कंपोनेंट मिल करके कॉम्प्लेक्स आपका बनाते हैं पीडीएस का। तो कह सकते हैं आप कि ये पूरा पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के कॉम्प्लेक्स का है। तो वन बाय वन पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो आपका ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज E1 है वो क्या कर रहा है टीपीपी को, दैट मीन्स इसके जो ये जो इसका कोफैक्टर है उसके साथ में ये क्या कर रहा है, इसको ट्रांसफ़र करने का काम करेगा, मतलब इसको ऐड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पायरुविक एसिड से जब आपका ये कोएंजाइम्स मतलब CO2 मॉलिक्यूल्स आपका निकलेगा, ये वाला निकल जाएगा, तो ये बचेगा आपका CH3 ट्रिपल बॉन्ड O। इसके साथ में आपका टीपीपी यहाँ पे क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड आपका बनाने का काम करता है जिसको आप बोलते हैं दैट इज़ द। तो इनका प्राइम काम क्या हुआ डीकार्बोनेशन करना, और इन एंजाइम्स के लिए जो को फैक्टर होगा क्या होगा, दैट इज ए टीपीपी होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से सीरियसली समझिए कि पीडीएच में डीकार्बोजिलेशन का काम कौन करेगा, E1 करेगा। और जहाँ कहीं पे भी डीकार्बोजिलेशन रिएक्शंस होंगे वहाँ पे टीपीपी आपका जो होगा थाइमिन पायरोफॉस्फेट वो एज अ को फैक्टर का क्या करता है काम करता है। ये सवाल बड़ा ही फ्रिक्वेंटली कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, कई बार। फॉर द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम्स रिक्वायर विच काइंड ऑफ कोफैक्टर। तो कौन सा कोफैक्टर का काम करेगा जहाँ कहीं पे आपका डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन हो रही है पायरुविक एसिड से स्टाइल कोंजाइम के बनने के लिए। तो आपको वहाँ पे याद रखना होगा कि थाइमिन पायरोफॉस्फेट, जैसे इसको आप टीपीपी बोलते हैं, ये वाला आपका प्रोसेस जो है वो चलेगा। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट, मतलब उसको देख सकते हैं। तो टीपीपी आपका को फैक्टर है और इसके बाद CO2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या करेगा निकलेगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें E2 के बारे में, तो E2 के बारे में आप देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो आपका कोएंजाइम ए का ग्रुप है वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है एसिटाइल ग्रुप से ऐड हो रहा है। तो ये एसिटाइल ग्रुप है आपका पूरा का पूरा, जो कि इस सेकेंड पार्ट में दिखाई दे रहा है आपको। तो इस वाले पार्ट से कोएंजाइम ए का सेक्शन क्या होगा जाकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या होगा फॉर्मेशन आपका हो जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं आपका अंदर में चलती रहेंगी। यहाँ पे आपका क्या है थर्ड वाला ग्रुप है जो कि FAD से FADH2 का क्या होगा फॉर्मेशन होगा, और NADS से क्या होगा NAD प्लस से NADS का क्या होगा सिंथेसिस होगा। तो इस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कौन कौन से पार्ट में क्या क्या पार्ट हो रहा है। तो FAD का, हाँ हाँ, क्या हो गया? हाँ हाँ, ये एक्चुअली फ्री फॉर्म में निकलता है ना, यही हाइड्रोजन तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट करता है। ये जो हाइड्रोजन होता है ये जब आपका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और मेम्ब्रेन के बीच में ग्रेडियंट क्रिएट करेगा जो कि आपका हाइड्रोजन पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाता है, और इसी की वजह से आपका एटीपी का सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे NADH2 आप नहीं लिखेंगे,
वो हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाने का काम करेगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल से आप बोलते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ेंगे, ईटीएस या ईटीसी साइकिल से बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रोटॉन पंप नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, जिसको आप ईटीएस बोलते हैं, वो जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन आपका जमा होता है और एक तरफ आपका प्रोटॉन जमा होता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने की वजह से पूरा आपका एक एनर्जी ग्रेडियंट बन जाता है। जब वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, मतलब कि जो आउटर और इनर के बीच का स्पेस होता है, वहाँ से जब लीक आउट होता है, तब जाकर के एटीपी क्या होती है, सिंथेसिस होती है। ये आपका वही वाला हाइड्रोजन है जो कि फ्री फॉर्म में है। जहाँ कहीं पे भी Na+ से NADH का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे H+ क्या होगा, आपका निकल जाएगा और ये जाकर के डिपॉजिट वहाँ पे होता रहता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप देखिए। इस स्ट्रक्चर में आपको तीन चीज़ें समझनी है। नंबर पहला, कि जो आपका पहला वाला यूनिट है, उस यूनिट का काम क्या है, कोफैक्टर क्या है और क्या कर रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो यूनिट है आपका येलो वाला, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पायरुविक एसिड के कार्बोक्सिलिक से आपका CO2 मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। ऐसा करने के लिए उसको जिस कोफैक्टर की ज़रूरत है वो क्या है, आपका TPP है। और रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, दैट इज़ द डी कार्बोक्सिलेशन टाइप का होगा। दूसरा आपको स्टेप में दिखाया जा रहा है E2 वाले के में, कि E2 वाले में जो थायोल ग्रुप है आपका, वो एक्टिवली क्या किया है, एस्टाइल कोएंजाइम से बाइंड किया हुआ है। और उस थायोल ग्रुप से ऐड हुआ जो आपका एस्टाइल ग्रुप है। अब उस एस्टाइल ग्रुप का क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा किस पे, जो एक्टिवली आपका है कोएंजाइम ए का पार्ट एसएस ग्रुप कंटेन किया हुआ उसके साथ में, तो आपका वहाँ पे बन क्या जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तीसरा वाला जो आपका पार्ट है वो FAD का और NADH का क्या कर रहा है, सिंथेसिस करने का काम कर रहा है। यहाँ पे प्रोसेस चल रही है। ये तीनों पार्ट मिला करके आपका बनाता क्या है, दैट इज द PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको E1, E2 और E3 के फंक्शंस भी दिए गए हैं समरी के फॉर्म में। आप इनको अच्छे से याद रखिए कि E1 कैटालाइज द फर्स्ट decarboxylation of a pyruvate producing hydroxy ethyl TPP and then the oxidation of the hydroxy ethyl group to the acyl group। तो E1 का काम बेसिकली लिटरली क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन करना, किसका, पायरुविक एसिड का, और बनाएगा क्या, दैट इज द स्टाइल ग्रुप बनाएगा। E2 कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू द कोएंजाइम ए। तो E2 का काम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करने का, किसका, एसिटाइल ग्रुप का, जो कि बना किससे है, E1 के थ्रू में बना हुआ है। कहाँ पे करेगा, कोएंजाइम ए पे, तो बनाएगा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और E3 कैटालाइज क्या करेगा, रीजनरेशन ऑफ अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ अ लाइपोएट, इलेक्ट्रॉन पास फर्स्ट टू द FAD एंड देन टू द NAD। इनका काम करना है, दैट इज़ द फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना और उनको एक तरीके से उस फॉर्म में लेकर के आने का। तो मेन मेजर जो काम है आपका किसका है, E1 और E2 का है। E1 का काम है डीकार्बोक्सिलेशन, E2 का काम है दैट इज द एस्टाइल ग्रुप का ट्रांसफर। तो अगर आपसे सवाल आता है कि पायरुवेट से, मतलब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन कौन से पार्ट से या कौन से सब यूनिट से किया जाता है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा। जैसे सपोज अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए E1 दे दिया जाए और E2 दे दिया जाए और E3 दे दिया जाए, और क्वेश्चन आपसे यही पूछ दिया जाए कि एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज फाउंड बाय द एक्शन ऑफ, कौन से एंजाइम के एक्शन से बनता है, तो आपको आंसर क्या देना है। और कोई बताए। क्वेश्चंस को फिर से समझिए। एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन जो कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के बनने के टाइम पे हो रहा है, वो फॉर्मेशन वाला काम कौन सा सब यूनिट ऑफ PDH करेगा, E1, E2 और E3। जी हाँ, तो आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं। ट्रांसफ़र की बात आएगी तो E2 करेगा और फॉर्मेशन की बात अगर आएगी तो E1 होगा। इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करिएगा। तो E1 का मेन 2 काम है। पहला, डीकार्बोक्सिलेशंस करना और उसके थ्रू आपका क्या बनाना, दैट इज़ द
एसिटाइल ग्रुप का बनाना, और उस एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन आपका E1 करेगा, और जो E1 के थ्रू एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है, अब उस ई एसिटाइल ग्रुप को E2 क्या करेगा, ट्रांसफर करके ले जाएगा किसके पास, कोएंजाइम ए के पास, और ऐसा करके उसको क्या बना देगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। समझ आया? तो फॉर्मेशन E1 करेगा, ट्रांसफर E2 करेगा। ठीक है। E3 का फंक्शन आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका, जब यहाँ ये स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है इस चीज़ को करने के लिए, मतलब ये बनाने के लिए, ये जो आपका पार्ट ग्रीन वाले में आपको स्ट्रक्चर देखिए, ये जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा था, जब ये ग्रुप आपका स्टाइल कोएंजाइम ए के यहाँ पे ट्रांसफर होता है ना, तो इनका स्ट्रक्चर ये ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये वाला काम इसका यही है, ये थर्ड वाला जो पार्ट होता है फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाने का क्या करता है, काम करता है, ताकि ये फिर से आपका क्या हो, जनरेट हो पाए। आप देखिए यहाँ पे ये दोनों लिंक हैं, ये ऐसे, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ हुआ है इनके बीच में, अब ये जा करके फिर से क्या होंगे, जुड़ करके डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेंगे, ताकि फिर से आपका ये वाला स्ट्रक्चर बन जाए। तो रीऑक्सीडाइज करने का काम कौन करेगा, आपका E3 करेगा। तो यहाँ पे लिखा है E3 कैटालाइजेज द रीजनरेशन ऑफ अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ है उसको फिर से बनाने का काम कौन करेगा, E3। ठीक है। और लाइपोलेट को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पास कराएगा, पहले FAD के पास, देन इसके बाद NAD के पास। तो तीनों का फंक्शन क्लियर हो गया। क्या फंक्शन होगा बताइए, तुरंत हम यहाँ पे लिख दूँ। E1 क्या करेगा, हाँ, CO2 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन करेगा, और एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम का नहीं, एसिटाइल ग्रुप का। E2 क्या करेगा, हाँ, तो ट्रांसफर करेगा एसिटाइल ग्रुप को, और बनाएगा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन कौन करता है, तो आंसर क्या देंगे, E2। और एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन कौन करता है, तो आंसर क्या देंगे, हाँ, एसिटाइल ग्रुप और एसिटाइल कोएंजाइम ए, इन दोनों में फ़र्क है। जब कोएंजाइम ए के साथ में एसिटाइल ग्रुप का अटैचमेंट हो जाता है, तो उससे जो आपका बनेगा उसको आप बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये काम कहाँ पे होगा, E2 से। जबकि एसिटाइल ग्रुप का जो सिंथेसिस है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका सिंथेसिस जो होगा वो कौन करेगा, E1 करेगा, जिसको आप एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो दो तरीके के सवाल यहाँ पे बनेगा। एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, E1 में। एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, E2 में। अभी क्लियर है? आज बहुत बोल दिया, बोलने का मन नहीं कर रहा। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट था, अब उस पायरुविक एसिड का मूवमेंट या एंट्री आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में हो चुकी है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री होने के बाद अब वो आपका जो पायरुविक एसिड है कन्वर्ट हो चुका है स्टाइल कोएंजाइम ए में। तो मतलब अब सेल्स रेडी है TCA साइकिल्स में एंट्री करने के लिए, मतलब TCA साइकिल चलाने के लिए। तो TCA साइकिल को इनिशिएट करने वाला जो कंपाउंड है दैट इज़ द एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि अब आपका बन चुका है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम का सिंथेसिस होने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो आपका है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। ये एक पिक्चर आपको बहुत कुछ मैसेज दे करके जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका पायरुविक एसिड है जो कि साइटोसॉल में पाया जा रहा है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक CO2 है जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर के फॉर्म में निकल जा रहा है। तो पहले ये आपका पायरुविक एसिड यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये आपका इसका मैट्रिक्स है, और उसके मैट्रिक्स में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या होता है, पाया जाता है। और ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज अब पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किसमें करेगा, स्टाइल कोएंजाइम ए में। ये स्टाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो TCA साइकिल के लिए इनिशियल कंपाउंड या इनिशियल मॉलिक्यूल क्या करता है, काम करता है।
तो आपने ये देखा कि पीडीएस एंजाइम क्या है, क्या उसके रोल हैं, क्या उसके पार्ट हैं, क्या उसके कोफैक्टर हैं। यहाँ से सवाल आपका बनता है। और नहीं नहीं, ये जो आपका पायरुविक एसिड है, ये यहाँ पे पूरा ऐसे ट्रांसफर हुआ है, और इस पायरुविक एसिड का इसके एंजाइम के थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तब जाकर के CO2 मॉलिक्यूल से निकला हुआ। हाँ, है ना। पूरा का पूरा पायरुविक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में जाएगा, वहाँ पे पीडीएच एंजाइम काम करेगा, तब उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके बन सकते थे उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि पीडीएच का लोकेशन कहाँ पे होगा, पीडीएच के पार्ट कितने होंगे, पीडीएच का आपका सब कोएंजाइम्स कितने होंगे, किसका क्या फंक्शन होगा, और स्टाइल कोएंजाइम बनने के लिए का जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ये सारे पॉसिबल सवाल आपके बनते हैं, जो कि यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। तो अब अगली जो क्लास होगी उसमें आपको पढ़ाएंगे टीसीए साइकिल के बारे में, सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, जो कि आपका एक स्टेप का प्रोसेस होता है। तो ज़रा मुझे आप लोग एक जल्दी से बता दीजिए कि अगर पायरुविक एसिड का मतलब कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से अगर एसिटाइल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ NADH कितना होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ ATP कितनी होगी, एंड टोटल नेट गेन ATP कितना होगा। ये तीन सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आपको फ्री है। मैंने सवाल सैंपल लिख दिया है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एसिटाइल को एंजाइम ए के फॉर्मेशन होने तक में कितना नंबर ऑफ NADH लगेगा, मतलब बनेगा, और कितना आपका टोटल ATP बनेगा, और कितना आपका टोटल नेट ATP गेन होगा। अब ये आपको बताना है, अपने हिसाब से सही से सोच करके जवाब दीजिए। बाद में कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया था सवाल। जो आप बोलेंगे वो मैं लिखता जाऊँगा, ठीक है। आपने क्या क्या बोल दिया, बोलिए। 2 NADH और 2 ATP और टोटल ATP। चलिए और भी कोई बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ा टाइम नहीं है। हाँ, सवाल मेरा ये था, यहाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए, जिसके उसको सवाल समझ नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एस्टाइल कोएंजाइम फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस में टोटल नंबर ऑफ NADH कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ATP कितना बनेगा, और नेट गेन ऑफ ATP कितना होगा। ये तीन सवाल है मेरा। कितना 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 ATP। नहीं नहीं, मैंने अलग अलग पूछा है भाई, तो आप अलग अलग बताइए उसको, कन्वर्ट करके। एक एक सेकंड, एक सेकंड सिद्धार्थ, पहले इनको वंदना को समझा देते हैं। आपको जो क्वेश्चंस की डिमांड की गई आप वो बताइए, टोटल करके आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको पूछा गया टोटल नंबर ऑफ NADH, टोटल नंबर ऑफ ATP और टोटल नेट गेन ऑफ ATP, इन तीनों के फॉर्म में बताइए। 4 NADH। एक मिनट, एक मिनट,
4 NADH और हाँ, नेट गेन 4 ATP होगी। क्या करेंगे? अच्छा 2, ओके। और कोई बताना चाहेगा? बताइए। हम्म, हम्म। नहीं, वो सवाल नहीं पूछा गया। चलिए, तो 4-4-2 यही आंसर है। क्या क्या ये आंसर बाकी और लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है? हाँ जी, इस आंसर से कितने लोगों को संतुष्ट, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है, जरा बता दें। वेरी गुड। आपने ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस सही से पढ़ा? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा इसका क्या मतलब बना नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो इसका क्या मतलब? तो बना है तो फिर आप तो फिर तो काउंट करना चाहिए आपको ना, काउंट क्यों नहीं कर रही हैं फिर? तो कैसे 2 NADH आ रहा है, ये तो पूछ रहा हूँ। NAD। हाँ जी। क्या 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 नहीं लिखा? अरे भाई, अरे ले, सवाल में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ NADH, टोटल नंबर ऑफ ATP एंड टोटल नेट गेन ऑफ ATP, ये सवाल की क्लियर है एकदम। तो यहाँ आपसे यही पूछा गया था ना, ये स्टाइल कोएंजाइम ए तक के बनने का प्रोसेस, मतलब ग्लूकोज से पहले आपका क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से स्टाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो यहाँ से यहाँ बनने के टाइम पे आपने देखा है कि आपका 2 NADH का फॉर्मेशन होता है ना? कौन से स्टेप में? हाँ जी, सब भूल गए। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-bis फॉस्फेट बनता है तो वहाँ पे आपका NADH का क्या होता है? सिंथेसिस होता है कि नहीं? G3P से 1,3-GP जब बनता है तो यहाँ पे NAD से क्या बनता है? NADH। तो चूंकि ये 2 बार चलता है इसलिए यहाँ पे क्या बनेंगे? 2 बनेंगे, तो 2 आपका NADH यहाँ बन गया, और 2 NADH आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 2 और 2 4, तो NADH कितने हो जाएंगे? 4। टोटल ATP ग्लाइको। चलिए, मतलब समझने में आपको दिक्कत हुई। और सवाल आपसे यही पूछा गया था ग्लूकोज से लेकर के स्टाइल कोएंजाइम तक भी कितना बनेगा। हाँ, तो अब अच्छे से याद रखिए, कॉपी पे नोट करिए कि ग्लूकोज से लेकर के TCA साइकिल स्टार्ट होने के पहले 4 NADH, 4 ATP और 2 ATP का नेट गेन हो चुका होता है सेल्स को। अब आगे की कहानी कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, जिसमें पढ़ेंगे कि जो आपका स्टाइल कोएंजाइम ए जो बना है वो कैसे TCA साइकिल में क्या करेगा? एंट्री करेगा। TCA साइकिल का फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एक 8 स्टेप का साइक्लिक प्रोसेस होती है,
जहाँ पे शुरुआत जो इसकी होगी कहाँ से, दैट इज़ द स्टाइल कोएंजाइम ए से। और ये स्टाइल कोएंजाइम ए जो कि सिट्रेस सिंथेस के साथ में क्या करता है, एंजाइम है काम करेगा ऑलरेडी। ऑक्जेलो एसीटेट कंपाउंड होता है 4 कार्बन का, और 4 कार्बन का ये, 2 कार्बन का ये मिल करके आपका यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, इसको आप बोलते हैं सिट्रेट। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी ये जाना जाता है। और इस तरीके से ये आपका एक एनर्जी का बहुत बड़ा पुल होता है, जहाँ से एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी ग्लूकोज की क्या होती है यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर आपको ये 8 स्टेप के प्रोसेस जो हैं वो आपको दिखाए गए हैं। अलग अलग सवाल आपसे पूछे जाते हैं, यही दोनों सवाल पूछा गया था। एकोनिटेज में और सिस एकोनिटेज में डिफरेंस का आंसर दिया हुआ था पूछने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिस एकोनिटेड, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एकोनिटेड। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपसे पूछा गया था कि किसका क्या स्ट्रक्चर है CSIR के एग्जाम में। तो ये आपका जो TCA साइकिल का डायग्राम है, इसको कल हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ पे भी आपका सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन, ATP और GTP का सिंथेसिस, FADH का फॉर्मेशन और NADH का फॉर्मेशन। तो ये वाले स्टेप जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स से आपका NADH बनता है, किस स्टेप पे FADH बनता है, किस स्टेप पे आपका GTP या ATP का सिंथेसिस होती है। नंबर ऑफ टोटल ATP मतलब ATP या NADH या FADH2 कितना होता है एक साइकिल के चलने से। ये साइकिल आपकी 2 राउंड चलती है, तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सब के क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। तो TCA साइकिल्स में 3 आपका क्या बनता है, NADH का मॉलिक्यूल्स बनता है एक साइकिल्स में। इसके बाद एक आपका क्या बनेगा, FADH मॉलिक्यूल्स बनता है। और एक आपका क्या बनेगा, दैट इज़ द ATP या GTP मॉलिक्यूल्स बनता है। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर लीजिए तो ये 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। तो टोटल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 NADH, 2 आपका क्या होगा FADH2, और 2 आपका क्या होगा, दैट इज़ द ATP। और जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो एक NADH बराबर होता है, जो कि आज की कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे तो 2.5, पुरानी कन्वेंशन बोलती है 3। तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ द 4। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ द 2। तो आपका इस तरीके से टोटल 24 ATP का सिंथेसिस आपका सिर्फ और सिर्फ TCA साइकिल में क्या होता है, पाया जाता है, मीन्स होता है 24। यहाँ से इसके पहले आपने जो पढ़ा था वहाँ पे 2 NADH था, तो 2 NADH को अगर आप ले लेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 6 ATP हो जाएगा। तो इस हिसाब से कितनी हुई, 30 ATP हो गई। और 2 ATP का नेट गेन आपका सिंथेसिस कहाँ पे हुआ था, दैट इज़ द ग्लाइकोलाइसिस में। तो 32 ATP का पूरा क्या होगा, सिंथेसिस होता है। ये सारा बैलेंस शीट आपको पढ़ाएंगे जब आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खत्म कर लेंगे, तब वहाँ पे आपको पूरा एनर्जी कैलकुलेशंस कराया जाएगा। तो TCA साइकिल एक सिंपल सा प्रोसेस है, जहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स का जो कि एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में आया हुआ है, उसका क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में कन्वर्जन होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज आपको ब्रीफ यहाँ पे कर दिया गया है। ओके, आज के लिए इतना ही।